Hello students, this is your 7th lecture of ETD. लास्ट लेक्चर तक हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके थे। एक बार और देख लेते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज़ राइट इन दिस फॉर्म, दैट इज़ DE बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू m डॉट आई यानी कि इनलेट जो मास फ्लो रेट है मल्टीप्लाई बाई HI प्लस VI² बाई 2 प्लस GZ1, दैट इज़ द टोटल एनर्जी, सम ऑफ टोटल एनर्जीज अवेलेबल देयर इन टर्म्स ऑफ हेड, प्लस Q माइनस m डॉट E यानी मास फ्लो रेट एट एग्जिट HE प्लस VE² बाई 2 प्लस GZE, दिस मीन्स द ऑल ऑफ सम ऑफ एनर्जी हेड्स एट आउटलेट प्लस W डॉट SH यानी कि सॉफ्ट वर्क पर यूनिट टाइम। इन सब का जो टोटल होता है एनर्जीज़ के डिफरेंस का और हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क ट्रांसफ़र वो होता है WE/WT यानी पर यूनिट टाइम। सो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस। जहाँ पे भी कंट्रोल वॉल्यूम में मास फ्लो हो रहा है वहाँ पे हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई होती है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, एनर्जी के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो जहाँ पे भी कंट्रोल वॉल्यूम मास हो रहा है, टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, नोज़ल, कंडेंसर, हीट एक्सचेंजर एट्सेट्रा, उन सब जगहों पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज़ होती है। लेकिन जो मेन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो प्लेस बाय प्लेस या एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन चेंज होती रहती है। तो देयर आर द मास फ्लो रेट होता है एक, तो जहाँ कंट्रोल वॉल्यूम हो वहाँ मास फ्लो रेट m डॉट या dm/dt होता है, वो जीरो होता है। और जब कंट्रोल वॉल्यूम में फ्लो हो रहा होता है, स्टेट ऑफ मैटर एट द पॉइंट ऑफ इनलेट एग्जिट एंड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब स्टेट चेंज नहीं होती है तो जो DE/dt होगा वो होगा रो E यानी कि एग्जिट के टाइम पे जो डेंसिटी है इंटू dV चेंज इन वॉल्यूम, तो वो भी इक्वल्स टू जीरो होगा। तो अब इन दोनों टर्म्स को हम यूज़ करके डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए हम अलग अलग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकालेंगे। तो अगर हम इसमें Q और वर्क डन को और हीट एक्सचेंज को कांस्टेंट कर देते हैं और dm/dt को जीरो कर देते हैं और DE/dt को जीरो कर देते हैं, तो जो हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आती है वो कंट्रोल वॉल्यूम के लिए इस तरह से आती है, HE प्लस VE² बाई 2 प्लस GZE ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट इनसाइड ब्रैकेट HI प्लस VI² बाई 2 प्लस GZ1 इक्वल्स टू Q डॉट माइनस W शाफ्ट वर्क डिवाइड बाई मास फ्लो रेट। क्योंकि जब dm/dt हो गया तो जो इनिशियल जो मास एंटरिंग है वही मास लेफ्ट लीविंग मास दोनों बराबर होंगे, तो उनको हम दोनों को m डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी स्टडी स्टेट फ्लो, तो टरबाइन है, टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में एक ही वाटर लेवल पे वाटर आ रहा होता है और एग्जिट कर रहा होता है। तो जब वाटर लेवल एक ही है, डेटम से हाइट एक ही है, तो ZE और ZI दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ZE और ZI दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट होके। सिमिलरली जो रेशियो रहेगा वेलोसिटीज़ का, वेलोसिटीज़ भी दोनों बराबर हो जाएंगी। जितने इनलेट की वाटर की वेलोसिटी होगी उतनी ही आउटलेट वाटर की वेलोसिटी होगी, तो दोनों वेलोसिटी भी माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब टर्म बचती है हमारी Q डॉट। जो टरबाइन होता है, टरबाइन में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता है, एनर्जी जो इंटरनल एनर्जीज़ हैं वो वर्क में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी उसके बाद रोटेशनल एनर्जी में या शाफ्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो हीट का कोई रोल नहीं होता उसमें इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हम हीट चेंज इन हीट इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। तो जो इक्वेशन निकल के आती है वो निकल के आती है HE माइनस HI
इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू डॉट एस एच डिवाइड बाई एम डॉट, यानी कि एंथैल्पी एट एग्जिट माइनस एंथैल्पी एट इनलेट, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू शाफ्ट वर्क डिवाइड बाई मास फ्लो रेट. तो दिस इज द इक्वेशन फॉर, therefore in adiabatic turbine the work done per unit mass of the fluid is equal to the decrease in the enthalpy of the fluid. Here W dot SH is equal to HI if, यानी कि वर्क डन तब पॉसिबल है जब इनलेट की जो एंथैल्पी है वो आउटलेट की एंथैल्पी से ज़्यादा हो. तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कंप्रेसर. कंप्रेसर का प्रिंसिपल और टरबाइन का प्रिंसिपल जो होता है वो रिवर्स होता है, जस्ट रिवर्स होता है. टरबाइन में एक्सपेंशन होता है और कंप्रेशन में कंप्रेशन होता है, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा होता है और टरबाइन में वॉल्यूम बढ़ता है, लिक्विड एक्सपेंड होता है. तो सेम चीज़ें कंप्रेसर के अंदर भी डेटम हाइट बराबर है, Z1 Z2 या ZI और ZE बराबर रहते हैं, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं. उसके बाद वेलोसिटीज़ बराबर रहती हैं तो वो भी कैंसिल आउट हो जाती हैं. इसमें अभी वर्क डन ही ट्रांसफ़र हो रहा होता है और क्यू डॉट यानी कि हीट चेंज नहीं होता है. तो ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो बचता है हमारी वही इक्वेशन सेम, एच ई माइनस एच आई इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू डॉट एस एच डिवाइड बाई एम डॉट. इन कंप्रेसर डब्ल्यू डॉट एस एच इज नेगेटिव, यानी कि टरबाइन में हमें वर्क मिल रहा होता है और कंप्रेसर पे हमें वर्क करना होता है. बिकॉज द वर्क इज़ बीइंग डन ऑन द सिस्टम, तो एच ई ग्रेटर देन एच आई, तो एंथैल्पी जो होती है एग्जिट की वो इनलेट से ज़्यादा होती है. द वर्क डन ऑन द कंप्रेसर पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू द increase in enthalpy of the fluid. The compressed discharge of fluid with higher enthalpy, that is the higher pressure and temperature. तो प्रेशर और टेम्परेचर भी ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट इज़ नोज़ल. नोज़ल में क्या होता है? नोज़ल एक डिवाइस होता है, यह एक एपरेटस होता है जो कि इनलेट पे जिसका एरिया ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम आउटलेट की तरफ जाते हैं इसका एरिया कम होता चला जाता है. नोज़ल का वर्क होता है प्रेशर को इंक्रीज़ करना. तो अब नोज़ल में भी हम देखेंगे कि जो इनलेट एरिया है वो ज़्यादा है, आउटलेट एरिया कम है. तो अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन या कंट्रोल वॉल्यूम मास फ्लो करवा रहे हैं तो इनलेट पे अगर एरिया ज़्यादा है तो जो भी वेलोसिटी रहेगी और आउटलेट पे एरिया कम है तो वो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है. अब एरिया जहाँ ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम रहेगी, जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी. तो जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेंगी, इसलिए इसमें हम जैसे ऊपर हमने वेलोसिटी को कैंसिल आउट किया था, वेलोसिटी कैंसिल आउट नहीं होंगी. लेकिन जो सेंटर लाइन है वो हॉरिजॉन्टल किसी प्लेन से, रेफरेंस प्लेन से उसकी डिस्टेंस इनलेट और आउटलेट दोनों की बराबर रहेगी, तो ZI और ZE दोनों बराबर रहेंगे, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. उसके बाद हीट चेंज नोज़ल में कुछ नहीं होता है तो क्यू डॉट जीरो हो जाएगा. नोज़ल के थ्रू वर्क डन भी कुछ नहीं मिलता है तो डब्ल्यू डॉट जीरो हो जाएगा. तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी एच ई प्लस डब्ल्यू ई स्क्वायर बाई टू माइनस एन अनदर ब्रैकेट एच आई प्लस वी आई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू जीरो. तो वहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी एच ई प्लस वी ई स्क्वायर बाई टू बराबर एच आई प्लस वी आई स्क्वायर बाई टू, यानी कि सम ऑफ एनर्जीज दैट इज एंथैल्पी एंड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू द एंथैल्पी एंड काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट. तो अगर हम इसे आगे फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है हमारे पास वी ई स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू एच आई माइनस एच ई, और इसे इस वी को हम आगे सॉल्व करके निकालते हैं तो ये आता है रूट टू एच आई माइनस एच ई प्लस वी वन स्क्वायर. इसे प्रेशर की टर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम इसे प्रेशर की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके लिए हमें एक इक्वेशन डी एच यानी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू सी पी डी टी की ज़रूरत पड़ेगी.
और पी वी इज इक्वल टू आर टी की ज़रूरत पड़ेगी। और टेम्परेचर प्रेशर के बीच में इंटरनल जो रिलेशन होता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इन तीन इक्वेशन से हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू 2CP TI ब्रैकेट 1 माइनस PE अपॉन PI होल टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सो दैट्स इस लेक्चर में अभी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो तीन कंपोनेंट हमने पढ़ लिए, कंप्रेसर, टरबाइन एंड नोजल, इसके अलावा जो भी हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।